हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 7A कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये रहा आपके सामने एक एबीसी एनालिसिस, जिसके अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7A कंपलसरी आता है आपका चार्जेस अंडर जीएसटी यानी कि सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के ऊपर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, आपका सबसे ज्यादा फोकस ये चैप्टर के अंदर होना चाहिए सेक्शन 9(3) RCM सर्विसेज वाला पॉइंट और सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। सर ये छोड़ दिया तो बचा ही क्या है? बचता है ना बेटा, सेक्शन 9(4) बचता है आपका, सेक्शन 9(5) ईसीओ बचता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज्यादा फोकस आप लोग सेक्शन 9(3) और सेक्शन 10 के अंदर रखो। भैया ये एबीसी एनालिसिस का जो ए पॉइंट है उसका भी एबीसी एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और वीडियो देखने के पहले तुम्हारे को मम्मी का समय, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो एंड वीडियो को देखना स्टार्ट करो। चलो, जीटीए, ए भैया जीटीए मतलब क्या रे? जीटीए मतलब क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटीए मतलब क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 21A ऑफ जीएसटी लॉ। डिस्कस करो वैलिडिटी ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? तो ये स्टेटमेंट है ना, पार्टली करेक्ट है पार्टली अनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड। सर इनवैलिड लिखा है, तो बोल रहे हो पार्टली करेक्ट है पार्टली इनकरेक्ट है। देखो, सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी ना तो वो एग्जेम्प्ट है, ये पार्टली करेक्ट है। बट अगर ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन को यहाँ पे दे रहे, कितने पर्सन को दे रहे? यहाँ पे 7 स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहे, है ना? तो ये टैक्सेबल बन जाता है। सर कौन से 7 स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज दी तो टैक्सेबल बन जाता है? तो सबसे पहले आता है आपका फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो आप लोग यहाँ पे या तो फैक्ट्री लिख दो या तो क्या लिख दोगे? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, या तो क्या लिख दोगे? रजिस्टर्ड फैक्ट्री। सेकंड, अगर ये लोग कोई भी सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको सर्विस दिया तो ये टैक्सेबल बन जाएगा। कोऑपरेटिव सर्विसेज को दिया तो रजिस्टर्ड बन जाएगा, तो टैक्सेबल बन जाएगा। फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो ये टैक्सेबल बन जाएगा। फिर पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर और नॉट, उसको सर्विसेज दे रहे तो टैक्सेबल बन जाएगा इंक्लूडिंग एलएलपी। और रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहे तो ये सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी आरसीएम पे। सर आपने इधर 7 बोला, इधर तो 6 लिखे हुए, तो भैया 7th में कौन आता है आपका? रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली अनरजिस्टर्ड पर्सन बोला है ना, इसके लिए हम लोग 7 नाम नहीं लिख रहे। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड टू फॉलोइंग पीपल। ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा आंसर। क्लियर है? डायरेक्ट आंसर है, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं लिख रहा। ये स्क्रीन आप लोगों के सामने ओपन रहेगी, मेरे पानी पीने तक फटाक से आप लोग इसको रीड कर लोगे, जल्दी से रीड कर लोगे ताकि मैं आपके अगला क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रीड कर लो सब लोग। डन हो गया? चलो अभी आते हैं आपका केस स्टडी बेस्ड। जो आरसीएम का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसको अपन एग्जाम के अंदर कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यूजुअली है ना आरसीएम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया ना और ऐसे 2 केस स्टडीज पूछे जाएंगे, तो दोनों के आप अलग अलग प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन लिख सकते हो, या तो दोनों को आप पहले दोनों के प्रोविजन लिख दो फिर दोनों के फैक्ट दोनों के कंक्लूजन, या तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन साथ में लिख दो, क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 का प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन को साथ में लिख दो। देखेंगे अपन। वीर ट्रांसपोर्टर एक रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, आईजीएसटी पे कर रहा है 12% से, जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स बाय रोड ऑफ दिलीप एंड कंपनी, एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और एनी अदर लॉ। आपको क्या बताना है यहाँ पे? कौन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, आपको ये बताना है। इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? यहाँ पे सप्लायर है वी ट्रांसपोर्ट, पर वी ट्रांसपोर्ट जीएसटी के अंदर क्या है? अनरजिस्टर्ड है, बराबर है, चलेगा, ठीक है। बट नहीं, सॉरी, वीर ट्रांसपोर्टर ने जीएसटी के अंदर क्या लिया है? रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि वो 12% से टैक्स पे कर रहा है। देखो देखो, मैंने एक एक पॉइंट को ना यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, सर्विसेस बाय जीटीए,
ठीक है, एक छोटे से पॉइंट का अपन रिवीजन करते। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते, जीटीए, या तो ये जीएसटी के अंदर क्या रहेगा, रजिस्टर्ड, या तो क्या रहेगा, अनरजिस्टर्ड, है ना। जीटीए या तो रजिस्टर्ड रहेगा या तो जीएसटी के अंदर क्या रहेगा, अनरजिस्टर्ड रहेगा। तो अगर जीटीए रजिस्टर्ड है, वो टैक्स कितने परसेंट से पे करेगा, 12% विथ 12% विथ फुल आईटीसी, 12% विथ फुल आईटीसी। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो अपन क्या चेक करते हैं यहाँ पे, रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट यहाँ पे वो 7 स्पेसिफाइड पर्सन में का है, 7 स्पेसिफाइड पर्सन, तो कहना इसे ये टैक्स पे करते हैं आरसीएम पे एट द रेट कितना, 5%। अगर ये अदर्स को सर्विसेज दे रहे तो ये क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। रादर यहाँ पे अगर जीटीए जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और अगर यहाँ पे रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो भी ये सर्विसेज जीएसटी में क्या मानी जाती है, एग्जेम्प्ट मानी जाती है। बाय लॉ अपन ने बराबर लिखा, बट अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में एक पॉइंट क्या लिखा है, इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल। तो वैसे तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, बट क्वेश्चन ने खुद ने बोला है ना कि एग्जेम्पशन को इग्नोर कर दो, तो अपन एग्जेम्पशन को 2 मिनट के लिए बाजू में रख देंगे। वी ट्रांसपोर्टर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, 12% से टैक्स पे कर रहा, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स होगा और व्हील ट्रांसपोर्टर को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको लिखना कैसे वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये होगा फर्स्ट, फर्स्ट इन केस ऑफ जीटीए an option is given to GTA to pay tax either on forward charge mechanism or RCM basis। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, where transporter has issued invoice after charging 12% IGST to supply made to, किसको सप्लाई किया था, उसका नाम क्या था, दिलीप एंड कंपनी, टू दिलीप एंड कंपनी इनटू ब्रैकेट अनरजिस्टर्ड पर्सन। पॉइंट 3, since Veer transporter is paying GST at the rate 12%, that is under forward charge mechanism, comma, hence in given situation, comma, Veer transporter will be liable to pay tax। ये आपको पॉइंट्स लिखने के हैं। पॉइंट 4, if services are provided, ये ना ऑप्शनल लाइन है, जो अभी अपन ये वाली लाइन लिख रहे हैं ना, ये ऑप्शनल लाइन है। अगर एग्जाम में लिखोगे बहुत बेहतरीन हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कम नहीं होंगे, बट ये लिखा तो ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू unregistered person, comma, such services are exempt from GST, but since it is specifically mentioned in question to ignore exemption, hence such services are considered as taxable। देखो गाइस, एक बात को समझ के लो, मैं चाहता तो ओरली डिस्कस करके आगे बढ़ सकता हूँ,
मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ लिखने के लिए क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है, आप लोग भी इसको लिखो। देखो आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या है। बट अगर ऐसा प्रेजेंटेशन आप लोग नहीं कर पाओगे ना एग्जाम में, तो यार आपके ना मार्क्स कट होंगे। तो इतना पर्सनली आपको बुरा लगेगा ना कि सब आता था फिर भी मार्क्स नहीं लेके क्योंकि लिखने नहीं मिला। यार ये गलती मत करो, इसी के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज जब भी मेरे साथ ये वीडियो देखोगे ना, लिखा करो यार, साथ में प्लीज लिखा करो, मतलब आपके भी एफर्ट्स वेस्ट ना जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अभी। पॉइंट 2 इसी के अंदर का केस स्टडी का सेकंड पॉइंट देखेंगे। क्या लिखा है? कमल जैन एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर रिसीव 20 लाख ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम पीक्यूआर पब्लिकेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस by way of temporary transfer of copyright covered under section 13(1)(a) of copyright relating to original literacy of his new workbook। अच्छा ठीक है, उसकी नई वर्कबुक है, तो हाँ उसको कितने रुपीस मिल रहे हैं? 20 लाख। आ जाओ पॉइंट 1, एज पर सेक्शन 9(3) that is RCM, comma, when author transfers is copyright to publication house, comma, tax on transaction is payable by publication house। Point 2, however, author may opt for registration and pay tax on forward charge mechanism if author opts for FCM, he is liable to pay tax on forward charge mechanism for at least 1 year। Point number 3, in given case, ऑथर का नाम दिया है क्या? कमल जैन, कमल जैन into bracket author is unregistered under GST, hence he cannot pay tax on FCM, thus this transaction is covered under RCM and publication house, that is, नाम क्या है पब्लिकेशन हाउस का? PQR publications, PQR publications is liable to pay tax on services provided to it by कमल जैन। ये रहा आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सारे पॉइंट्स कवर करने वाला आंसर। अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी तो ये रही स्क्रीन पूरी आपके सामने, कुछ पॉइंट को लिखना है तो लिख के ले लो, अगर लिख के हो गया रहेगा तो एक बार आंसर को रीड कर लो सब लोग फटक से। हो गया, चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? से द पर्सन लायबल टू पे GST इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, सिद्धि बिल्डर्स registered in Haryana rented out 20 residential unit owned by it in Sanskriti Society to Rudra Technologies and IT based firm। अच्छा ये IT based firm कौन हो गया? रेसिपिएंट हो गया। सिद्धि बिल्डर्स कौन हो गया? सप्लायर हो गया। क्या सप्लाई कर रहा है? रेसिडेंशियल यूनिट। अगर ये रेसिडेंशियल यूनिट
अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा तो चेक करो रजिस्टर्ड पर्सन ने खर्चा पी एंड एल में डेबिट किया है क्या, अगर किया है तो टैक्सेबल बन जाएगा आरसीएम पे, अगर पी एंड एल में डेबिट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है उसने, रुद्र टेक्नोलॉजीज को दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, अकोमोडेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो ये पढ़ के इतना समझ में आ रहा है कि रुद्र टेक्नोलॉजीज ये खर्चा अपने पीएनएल में डेबिट करेगा क्योंकि उसने ये अपने लेबर के लिए, रेंट के लिए प्रॉपर्टी लिया है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा आरसीएम पे, रुद्र टेक्नोलॉजीज इसके ऊपर टैक्स देगा। चलो लिखना चालू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, supply of renting of residential unit to registered person except for personal use is taxable on RCM basis. In given case, Siddhi builder provided renting of property services to Rudra Technologies. Rudra Technologies availed the services for accommodation of its employees, that is other than personal use. Hence, in given case, recipient, that is Rudra Technologies, shall be liable to pay GST on RCM basis। ये आ गया आपका पूरा आंसर। रीड कर लो बच्चों सब लोग एक बार आंसर को, फटक से रीड कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, जल्दी जल्दी रीड कर लो आप लोग। हो गया रीड करके, चलो ये हो गया क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। पार्ट 2, जब तक कोई सेम सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, सेम मतलब सेम चीज है, तब तक हम लोग आंसर्स लिखते जाएंगे इस लेसन के, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरोहित कंसल्टेंट्स अ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज रेगुलर टैक्स पेयर। अच्छा रेगुलर टैक्स पेयर मतलब इनका क्या बोलना है, सेक्शन 9 वाला बंदा है। उसने स्पॉन्सरशिप फीस पे की 70,000 की एट सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट एनजीओ अ पार्टनरशिप फर्म इन दिल्ली। यहाँ पे सर्विसेज कौन दे रहा है, यहाँ पे सर्विसेज एनजीओ दे रहा है, किसको दे रहा है, पुरोहित को। किसको दे रहा है, पुरोहित को। कौन सी सर्विसेज दे रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो ये बन गया सप्लायर, ये बन गया रेसिपिएंट, जिसके लिए उसने कितने पैसे दिए यहाँ पे 70,000। बट कहने से ये भी आपका आरसीएम के अंदर कवर्ड है, और टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे पुरोहित कंसल्टेंट्स को पे करना पड़ेगा। चलो आंसर लिखना चालू कर दो। पॉइंट नंबर 1, sponsorship services provided by body, corporate, partnership firm और एलएलपी, है ना, सॉरी बॉडी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन बाय, एक ही मिनट,
लिखने में कुछ तो गलत हो रहा है, एक ही सेकंड ना, मेरे को क्वेश्चन रीड करने दो खाली, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, सॉरी, लिखते लिखते थोड़ा सा 19-20 हो गया था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन provided provided by any person to body corporate partnership firm or LLP are taxable on RCM basis under GST in given case, comma, services are provided by, किसने प्रोवाइड की थी? बाय प्राइवेट एनजीओ टू पुरोहित कंसल्टेंट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये थोड़ा सा है ना, स्पॉन्सर थोड़ा सा ना यहाँ पे फ्रेमिंग गलत हो गया है। एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था? इन गिवन केस स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एनजीओ टू पुरोहित कंसल्टेंट्स। ठीक है, उतना समझ लो अभी। ठीक है, थर्ड, पुरोहित कंसल्टेंट्स इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एज, क्या बोल के रजिस्टर्ड है वो? पार्टनरशिप फर्म, एज पार्टनरशिप फर्म in Delhi, hence tax on this sponsorship services is to be paid by Purohit consultants on RCM बेसिस। ये रहा आपका आंसर नंबर 2। अगेन आप सबको मालूम है क्या करना है, एक सेकंड के अंदर रीड करके लेना है। रीड करके हो गया, फिर रीड करके हो गया तो फिर क्या करोगे? ठीक है, कुछ मत करो, रीड कर लो खाली। चलो डन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी? ये 3 हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रियम एक डायरेक्टर है कंपनी का सन मून प्राइवेट लिमिटेड, वो सर्विसेज दे रहा है फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 1,25,000। आपको बताना है इंडिपेंडेंट केसेस में जीएसटी आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रियम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ऑफ कंपनी एंड नॉट एन एम्प्लॉय। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मतलब उसको यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है, प्रोफेशनल फीस मिल रही है जिसके ऊपर जीएसटी आएगा, आरसीएम बेसिस पे आएगा, और टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? कंपनी को। ये होगा पॉइंट 1। प्रियम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यानी कि कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको टोटल रेम्यूनरेशन मिल रहा है 125, जिसके अंदर 60,000 क्या बोला हुआ है? सैलरी। तो ये 60,000 के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। रिमेनिंग 65,000 उसको क्या बोल के दिए गए? सेपरेटली अदर देन सैलरी बोल के किया हुआ है। एग्जाम्पल अदर देन सैलरी का होता है आपका सिटिंग फीस, जो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलता है वो, उसके ऊपर टीडीएस हुआ है अंडर सेक्शन 194 जे, यानी कि आपको मालूम है किसके ऊपर हुआ है? ये प्रोफेशनल सर्विसेज का टीडीएस हुआ है, तो इसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया, एक बार रीड कर लेते। मिस शीनू अंबानी प्रोवाइड कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी एंड एलएलपी। तो यहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इंडियन लव क्रिकेट एलएलपी, तो ये आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेंगे, यानी कि इंडियन लव क्रिकेट एकेडमी आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेंगे। इसका आंसर ऑलरेडी हमने जस्ट लिखा है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, बट ऊपर के दोनों पॉइंट्स के आंसर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसका पहला पॉइंट, एज पर शेड्यूल 3 पैरा 1 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय employee to employer
in the course of employment shall neither be treated as supply of goods nor supply of services, that is GST is not applicable on such supply. Point number 2, as per section 9(3) of CGST Act, any remuneration paid by company to director other than salary is taxable on RCM basis by company. टैक्स किसको पे करना है? कंपनी को पे करना है। ठीक है, ये हो गए। तो पॉइंट नंबर 3, इन केस 1, कॉमा, इसका नाम क्या दे रहे? प्रियम डायरेक्टर है सनमून का। प्रियम इज डायरेक्टर ऑफ सन मून कंपनी, सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बट इज एन इन, स्पेलिंग गलत हो जाती है यार मेरे से बहुत बार, बट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मीन्स he is not an employee of the company, hence remuneration received is not treated as salary. Accordingly, rupees 1,25,000 is chargeable to GST under RCM, and Sun Moon Private Limited is liable to pay GST on such amount. डिटेल में लिखो भैया, डिटेल में लिखो। आंसर लिखने के टाइम पे आप लोगों को ऐसे समझ के लिखो कि सामने वाले बंदे को जीएसटी का नॉलेज है, बट बेसिक नॉलेज है। आपको उसको ये बताना है, एग्जामिनर सुन भाई, तेरे से ज्यादा नॉलेज है तेरे भाई को, करण सर का लेक्चर देख के आया हुआ है मैं यहाँ पे, ये लिखना बट ये दिमाग में रखना आपने, और अकॉर्डिंगली आंसर लिखते जाना आप लोग एग्जाम के अंदर। और अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है लेक्चर देखने के बाद में, तो मेरे को सबके कमेंट के अंदर एक ही वर्ड चाहिए, जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या लिखना है? कमेंट करो, जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। यार तो यार इतना तुम्हारे को 1 सेकंड लगेंगे, मैं अभी इतना तुम्हारे लिए लिख रहा ना, तो तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? लिखो फटाफट। चलो ये हो गया क्या, देख लो सब लोग। सो सॉरी, शिट्स, पानी भी गिर गया। चलो 4th पॉइंट, इन केस 2, मिस्टर, क्या नाम है उसका, प्रियम इज, कौन सा टाइप का डायरेक्टर बोला हुआ है रे? इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी है वो, हेंस रुपीज कितने सैलरी बोल के कितना मिला उसको? 60,000 ना, हेंस 60,000 sum received as salary is not taxable under GST as per schedule 3. However,
₹65,000 received other than salary is not covered under schedule 3 and tax on such amount is payable on RCM by कंपनी। ये हो गया आपका लास्ट फाइनल पॉइंट। हाँ, 7 मार्क के लिए आया, एक पेज का आंसर यहाँ पे गया। एग्जाम में हो सकता है 1.5 पेज लग जाए आपको, बट प्लीज गाइस ये एक प्रेजेंटेशन ध्यान से देखो, क्योंकि ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। देख लो कि आपको समझा है क्या। अगर सब समझा रहेगा तो एक बार रीड कर लो आंसर्स को आप लोग। चलो डन है, यहां तक बढ़ूंगा अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 9 कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे सेक्शन 10 के कुछ क्वेश्चंस को भी अपन यहाँ पे देखेंगे। चलो सेक्शन 10 को ना स्टार्ट करने के पहले ना मैं एकदम ब्रीफली आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन 10 किसकी बात करता है? सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम। किसकी बात करता है? कॉम्पोजिशन स्कीम। ये स्कीम कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? तो ये स्कीम क्या बन जाती है? ऑप्शनल। इसके लिए टर्नओवर का लिमिट कितना है? 1.5 करोड़, इंक्लूडिंग कौन सा? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। जो आपके अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बचते हैं उनके लिए लिमिट कितना है? 75 लाख रुपीस का लिमिट है। ये बंदा टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, ना ही टैक्स को पे करेगा, सॉरी ना ही टैक्स को कलेक्ट करेगा, ना ही टैक्स को यूटिलाइज करेगा। याद आ रहा है क्या? इसको आईटीसी नहीं मिलता। अगर इसका टर्नओवर एक्सीड कर गया लिमिट को, तो उसको इमीडिएटली किसके अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा? सेक्शन 9 के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। एक पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है या तो सेक्शन 10 के अंदर रहेगा या तो सेक्शन 9 के अंदर रहेगा। टैक्स कितने रेट से पे करना पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बंदा रहेगा वो टैक्स पे करेगा 1% ऑफ टर्नओवर, रेस्टोरेंट वाला 5% ऑफ टर्नओवर, बट अगर कोई भी अदर ट्रेडर है तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर का इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर ये बंदा क्या नहीं कर सकता है? सर्टन चीजें नहीं कर सकता है। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है, परचेस कर सकता है बट सप्लाई नहीं कर सकता है। साथ ही साथ में ये आपका ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता है। ये नॉन टैक्सेबल आइटम का भी सप्लाई नहीं कर सकता है ना। नॉन टैक्सेबल आइटम यानी कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है सर्टन 8 आइटम्स, जिसके अंदर 8 में क्या अपन 3-4 देखेंगे। पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, और क्या था रहे, आइसक्रीम, एडिबल आइस, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दनिंग और रूफिंग टाइल्स वगैरह। फिर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो सकता है। फिर ये सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कर सकता अदर देन शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज भी, जो की बात करता है रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में। याद आ रहा है? फिर अगर इसको मार्जिनली सर्विसेज देनी है, मार्जिनल सर्विसेज, तो वो मार्जिनल सर्विस कितनी दे सकता है? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है। फिर ये बंदा टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। ये क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई को इशू करेगा। उसके बाद में ये हर एक बोर्ड के ऊपर लिखेगा कॉम्पोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ये पॉइंट हो गया। हाँ, ये ड्यूरिंग द ईयर अगर इसको सेक्शन 10 के अंदर जाना है
तो अगर ये न्यू रजिस्ट्रेशन है तो जा सकता, अगर ये एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करना है तो ड्यूरिंग द ईयर नहीं जा सकता, अगला साल चालू होने के पहले उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये साल में पेमेंट कितनी बार करेगा, साल में पेमेंट कितनी बार करेगा, 4 बार करेगा। जो क्वार्टर खत्म हो जाता है उसके अगले 18 तारीख को पेमेंट होता है इन द फॉर्म CMP08। और ये रिटर्न जो फाइल करता है वो रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, GSTR4 एनुअली फाइल होता है साल खत्म होने के बाद में 30 जून पे। फिर एक नया स्कीम आया था कॉम्पोजिशन स्कीम का, सेक्शन 10(2)A जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए आया था। इसके लिए लिमिट कितना है, 50 लाख। टैक्स रेट कितना परसेंट है, 6%। ये भी इंटरस्टेट सप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको सेक्शन 10 से जाना है आप लोग सेक्शन 9 में जा सकते हो। कब कब जा सकते हो, जब आपने कोई भी लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर क्रॉस कर दिया या ये जो भी कंडीशन है अगर उसका वायोलेशन किया तो आप लोगों को 7 डेज के अंदर एप्लीकेशन करके ये बताना पड़ता है कि आप सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में जा रहे हो। और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको वॉलेंटरीली भी जाना है सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में तो भी आप लोग जा सकते हो। एकदम एक क्विक दे दिया मैंने आप लोगों को पूरा इंट्रो कॉम्पोजिशन स्कीम का। इतना फास्ट तो आज तक बोला भी नहीं हो, तो देख लो अगर ये आपके कुछ काम का है, अगर आप लोगों को ऐसे लिख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के रख लो। काफी सारे पॉइंट इसके अंदर कवर करवा दिए मैंने आप लोगों के। हाँ एक पॉइंट रह गया था, सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, सिर्फ ये वाले स्कीम के लिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर, सिर्फ इसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड के अंदर 4 बातें आती है। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाई, ऑल जीरो रेटेड सप्लाई, ऑल इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन। बट एक्सक्लूड के अंदर क्या आता है, जीएसटी चार्ज अंडर दिस एक्ट, ये एक्सक्लूड हो जाता है। दूसरा इनवर्ड आरसीएम, दूसरा क्या एग्जाम्पल होता है आपका इनवर्ड आरसीएम। अरे यही पॉइंट अगर गायब हो गया तो कैसे चलेगा, क्यों गायब हो रहा था ये, इंटर स्टेट, हाँ इनवर्ड आरसीएम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और जो भी आपको डिस्काउंट या इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन लोन्स और एडवांसेस, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूड हो जाएगा। देख लो अभी स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, मेजोरिटी इसी के अंदर से कुछ ना कुछ एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी आंसर देखना चालू करेंगे अपन। हु आर द पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर जीएसटी लॉ। कितना सिंपल है, जो अपन ने अभी आंसर देखे, जो कोई भी नॉट लेविएबल टू टैक्सेस का सप्लाई कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी बंदा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहा है या वो डील कर रहा है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता। सेकेंड, अगर वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। इंटरस्टेट परचेस कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, अगर वो कोई भी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता। अगर वो मैन्युफैक्चरर है, देखो यहाँ पे 8 आइटम रहते, कोई भी 3-4 लिख देना, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक, अर्दनिंग और रूफिंग टाइल्स वगैरह कुछ भी लिख देना। फिर अगर बंदा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और सीटीपी है या एनआरटीपी है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता। और अगर वो सर्विसेज दे रहा है 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर और 5 लाख से भी ज्यादा, तो कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता। शायद ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों का ऊपर करवा दिया था, है ना। चलो, मिस्टर जफर ऑफ आसाम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy and determine whether he is eligible for composition scheme or not in 1920। एकदम इजी है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो उसका पिछले साल का टर्नओवर दिया गया भाई, ये 18-19 का। उसका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 50 लाख, जिसके अंदर से 10 लाख रुपीस क्या था, इंटरस्टेट सप्लाई। मैं ना यही पे आपको रुकाना चाहता हूँ। अभी यही एक स्टेटमेंट पढ़ के ना कई बार बच्चे क्या सोचेंगे कि सर देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता, जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा। तो सर ये बंदा इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, ये कॉम्पोजिशन स्कीम को नहीं ले सकेगा। तो बच्चों देखो, इसको कॉम्पोजिशन स्कीम कौन से साल के लिए लेनी है, 1920। वो 1920 में इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, बट 18-19 में कर सकता है क्या, हाँ 18-19 में किया चलेगा, वो 1920 में इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा।
वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई ऐड होगा, सिर्फ ये जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है ना वो ऐड नहीं होगा। तो उसका टोटल कितना मिल रहा है 70 लाख, जिसमें से 30 लाख क्या है इंटरेस्ट, तो 40 लाख मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। फिर इनवर्स सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम पे टैक्स देना है ऐड नहीं होगा, एक्सपोर्ट ऐड होगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना बन गया 50 प्लस 40 प्लस 5 टोटल कितना हो गया 95 लाख रुपीस का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। तो यस वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, ही इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। समझा क्या ये वाला पॉइंट, क्लियर है क्या? चलो अगला, साई ट्रेडिंग कंपनी है, एक एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर है, गुड्स में काम कर रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसने रिपोर्ट किया एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसको इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम को लेना है एज ऑन 31/10/2017। Will your answer change if Sai Trading Company is making intrastate supply within the state of मणिपुर? ये देखो, सबसे पहले तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकता है, आंध्र प्रदेश में कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकता है क्योंकि टर्नओवर का लिमिट कितना है 1.5 करोड़। बट ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं ले सकता, ड्यूरिंग द ईयर नहीं ले सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ, prior to commencement of financial year and from next financial year, वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। समझा ये वाला पॉइंट? फर्स्ट वाला आई गेस इसको नहीं लिखा मैंने तो भी चल जाएगा। आप लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अ पर्सन कंडक्टिंग बिजनेस, चलो लिख ही देता है, इतना बोलने तक है ना लिख देता। कितने क्वेश्चंस लिखने हैं मेरे को? 8 हो गए, क्वेश्चंस कितने देखने दो, 10 11 बाबा 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 12। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे लिखने का ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई नहीं थोड़ा टाइम लग गया तो भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस कैन ऑप्ट फॉर composition scheme provided his, प्लीज आप लोग पूरा लिख लेना, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट, अ पर्सन कंडक्टिंग अ बिजनेस इधर लिख देना इन आंध्र प्रदेश डज नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 crores and he is not engaged in interstate supply of goods or services or both. Point number 2, in given case, क्या नाम है रे बंदे का, साई ट्रेडिंग कंपनी, साई ट्रेडिंग कंपनी is conducting business in Andhra Pradesh and has aggregate turnover of rupees 78 lakhs in previous financial year. Sai Trading Company is not engaged in outward interstate supply. Hence, Sai Trading Company can pay tax under composition scheme. However, application to pay tax under section 10 लिख दो, composition scheme लिख दो, should
बी मेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऐसे पॉइंट्स को लिख देना. Will your answer be different in above scenario if Sai Trading Company is making intra-state supply within the state of Manipur? तो मालिक मणिपुर के लिए लिमिट कितना आ जाता है 75 लाख. तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉइंट नंबर 6, इन केस Sai Trading Company is engaged in business in state of Manipur, comma, he cannot opt for composition scheme since limit of aggregate turnover for Manipur is 75 lakhs only. ये रहा आपका आंसर. आंसर को सब लोग एक बार रीड करेंगे, अगर लिखा नहीं है तो लिख लेंगे, और अगर लिखा रहेगा तो वापस से रीड कर लो सब लोग. चलो डन है सबका यहाँ तक. बढ़ू क्या आगे? बढ़ू क्या रे बच्चों आगे? चलो क्वेश्चन 7 हो गया. क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 क्या बात करता है, थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है, बहुत ध्यान से सुन कर लेना. वेडिंग बेल एक वेडिंग फोटोग्राफर था, उसने अपना बिजनेस चालू किया प्री वेडिंग शूट का और सर्विसेज का जयपुर में. बहुत अच्छी बात है ना, अपना फोटोग्राफर है भैया. नाम तो क्या सुपर्ब रखा, वेडिंग बेल्स. ओहो मजेदार. उसने इसी साल बिजनेस को चालू किया 2021 में. उसने आपको ना दिसंबर 2020 तक की डिटेल्स दिए हुए. ओके, आपको टैक्स का रेट कितना अज्यूम करने बोला हुआ है 80%. ठीक है. वेडिंग बेल की इच्छा है कि वो लोअर रेट पे टैक्स पे करे और कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करे. आपको उसको एडवाइस देने क्या वो कर सकता है कि, और आपको अमाउंट निकालने का हर एक क्वार्टर में कितना टैक्स पेएबल है. तो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आंसर कैसे निकालना है ना वो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको समझ जाना. क्वेश्चन 8 देखो, कहने से ये सर्विसेज दे रहा है फोटोग्राफी की, यानी कि ये बंदा कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज. अच्छा, कहाँ पे बिजनेस है इसका? जयपुर. जयपुर मतलब आई होप आप सबको मालूम रहेगा जयपुर किधर है? राजस्थान. राजस्थान में बोलते हैं कि अगर आप लोग सर्विसेज दे रहे हो तो आपको 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, और अगर आप लोग सिर्फ गुड्स दे रहे हो तो आपको 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, नहीं लेना है. तो कहना है से ये बंदे को यहाँ पे इस केस में 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. परफेक्ट. अभी ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सेक्शन 10(2)(a) को ऑप्ट कर सकता है. कितने रुपीस तक ऑप्ट कर सकता है? 50 लाख. एंड आफ्टर 50 लाख, आफ्टर अमाउंट ऑफ 50 लाख उसको टैक्स कौन से इसके अंदर पे करना पड़ेगा? सेक्शन 9. तो अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे अगर समझाने जाऊँ तो समझो ये एक डायग्राम है. ठीक है. तो इस केस में ये बंदे का क्या बोला गया भाई, देख तू 0 से लेके 20 लाख तक ये जो टर्नओवर है ना, यहाँ पे तेरा कोई भी जीएसटी नहीं आएगा. फिर यहाँ से लेके जो तेरा 50 लाख तक अमाउंट है, यानी कि अमाउंट कितना है? 30 लाख. इसके ऊपर तू 6% से जीएसटी पे कर सकता है सेक्शन 10(2)(a) के अंदर. बट इसके बाद में जो भी तेरा रहेगा उसके ऊपर जीएसटी कितना परसेंट आएगा? 18. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 20 लाख है, इसके ऊपर जीएसटी कितना आएगा? 0% से 0, कोई टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए नॉट लाइबल था फॉर रजिस्ट्रेशन. फिर ये 30 लाख तक क्यूमुलेटिव 50 लाख है, तो ये ले यहाँ पे वो सेक्शन 10(2)(a) को ऑप्ट करके टैक्स पे कर सकता है 6% से, यानी कि ये अमाउंट कितना आएगा आपका यहाँ पे? 1,80,000 रुपीज. अभी इसके बाद में इसका ऊपर टर्नओवर कितना हो रहा है? 40 लाख का, यानी कि मैं बोलूँ ये टोटल 90 लाख तक जा रहा. ये जो डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है? 40 लाख. ये 40 लाख वाले अमाउंट में भैया यहाँ पे बोल रहे कि ये पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि टर्नओवर 50 लाख के ऊपर गया. तो यहाँ पे उसको टैक्स कितना पे करना है? 40 लाख के ऊपर 18%.
40 लाख इंटू 18%, 7,20,000। तो मैं टोटल टैक्स बोलूँ इसका 1,80,000 प्लस 7,20,000, टोटल करो कितना टैक्स आएगा, 9 लाख रुपीज का टैक्स आएगा। समझा? कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, बट एक अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपके रजिस्ट्रेशन के कंसेप्ट और कॉम्पोजिशन के कंसेप्ट दोनों अच्छे से होने चाहिए। मर्ज करके क्वेश्चन था, मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी चलो एक बार आंसर देख लेते। देखो 1.8 9.2 टोटल कितना है 9.00, अपना भी वही आंसर आया था 9 लाख रुपीज। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बंदा है अजय जो कि रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर कर रहा है, वे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर और सर्विसेज। कहने से ये बंदा जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहा है, जॉब वर्क की क्या दे रहा है, सर्विसेज। जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहा है मतलब ये सप्लायर ऑफ सर्विस बन गया। कहाँ पे बिजनेस कर रहा है, राजस्थान, तो सेम बात है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना हो जाता है 20 लाख, और कॉम्पोजिशन स्कीम को अगर ऑप्ट करना है तो लिमिट कितना बन जाता है 50 लाख। ठीक है, उसका टर्नओवर पिछले साल का कितना था 45 लाख था, यानी कि ये किसके बिलो है, बिलो 50 लाख है। तो कहना है इसे यहाँ पे अगर उसको कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है, वेदर ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर, आंसर इज यस। सेक्शन 10(2)(a) को कोट करना, वहां पे लिखना कि वो 50 लाख तक अगर सर्विसेज दे रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकेगा। ठीक है, तो इस साल में उसका टर्नओवर कितना हो रहा है 35 लाख। आपको बताना टैक्स पेबल कितना आएगा, तो सिंपल है 35 लाख के ऊपर टोटल जीएसटी 6% है, तो 35 लाख इंटू 6%, टोटल जीएसटी कितना हो गया आपका 2,10,000, जिसमें से सी जीएसटी 3% की हिसाब से आएगा 1,05,000, एस जीएसटी आएगा 1,05,000 रुपीज। क्लियर है? क्या आपका आंसर अलग होगा अगर अजय ने प्रोक्योर किए फ्यू आइटम्स फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखो इंटर स्टेट है ना, इंटर स्टेट अगेन आप लोगों को मालूम चढ़ गया रहेगा अभी तक, इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है, बट अगर इंटर स्टेट परचेसेस कर रहे हैं तो वो अलाउड है, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझा क्या? समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 डन क्या? क्वेश्चन नंबर 10, अभी ये है मजेदार क्वेश्चन, चलो देखते हैं। क्या नाम है यहाँ पे, हैंडसम एंड लाइकमे कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, काम कर रही है मुंबई में, रन कर रही है मोबाइल का शोरूम बिजनेस अलोंग विद मोबाइल फोन शोरूम। इट इज ऑल्सो एंगेज इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज। Turnover of mobile showroom was 78 lakh and receipt of health and fitness was 26 lakh in preceding financial year. सबसे पहले वो पूछ रहे कैन फर्म ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अगर ये आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आपका आंसर में क्या क्या पॉइंट आने चाहिए। देखो सबसे पहले आप लोग बताओगे टर्न ओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सेक्शन 10, आप लोग वो 1.5 करोड़ वाला पॉइंट को लिख दोगे, बट आप लोग सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या लिखोगे कि कंडीशंस, या कंडीशंस बोल दो या तो रेस्ट्रिक्शंस बोल दो, कि कौन से पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर लिख दो सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन कौन सा सर्विसेज, शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी, यानी कि रेस्टोरेंट सर्विसेज छोड़ के दूसरी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट के अंदर आप लोग क्या लिखोगे कि टर्नओवर, अच्छा इसका टर्नओवर कितना है 78 प्लस 26, 78 प्लस 26 टोटल टर्नओवर हो रहा है 104 लैक्स का, ये लेस देन 150 लैक्स से है ना। तो आप लोग थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे टर्नओवर उसका लेस देन 1.5 करोड़ है, बट क्योंकि वो क्या कर रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, इसके लिए वो सेक्शन 10 को ऑप्ट नहीं कर सकता। समझा क्या? चलो डन ये वाला पॉइंट। इसके अंदर क्या क्या लिखने का समझा आप सबको अभी? ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट के अंदर वो क्या बोल रहे कि will your answer change if turnover of mobile shop was 74 lakh and receipt of health fitness center was 78 lakh। अच्छा सर ये होने से क्या होगा 74 प्लस 18, चलो वो होके तुम्हारा टर्नओवर 92 लाख होगा। बट भैया तुम एक बात को समझो, यहाँ पे टर्नओवर प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, इसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो क्या आपका आंसर चेंज होगा, तो नो, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, आप कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकते क्योंकि तुम सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। भैया बात को समझो,
थर्ड। अच्छा उसका क्या बोलना है, फिर एक काम करते हैं, हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं मोबाइल शोरूम के लिए और हेल्थ फिटनेस के लिए, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम को खाली मोबाइल शोरूम के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? मतलब ये जो हमारा हेल्थ फिटनेस सेंटर है उसको हम लोग सेक्शन 9 में टैक्स पे करेंगे, और दूसरा जो हमारा मोबाइल का शोरूम है उसको हम लोग सेक्शन 10 में पे करेंगे। भैया तेरा यहाँ पे जीएसटी नंबर अलग रहेगा, यहाँ पे जीएसटी अलग रहेगा, बट दोनों का पैन तो सेम रहेगा ना। और अगर आप लोग यहाँ पे जाके देखोगे, किधर देखोगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिखाया हुआ है कि एक पैन कार्ड के ऊपर तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो या तो सेक्शन 9 में रहेगा या तो सेक्शन 10 में रहेगा। देखो एक पैन का रजिस्ट्रेशन या तो सेक्शन 9 में रहेगा या तो सेक्शन 10 में रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलेगा। समझा क्या? क्लियर है क्या? चलो डन, ये वाला भी अपना आंसर क्लियर हो गया। लास्ट नहीं, लास्ट के दो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। मोहन एंटरप्राइजेज एंगेज्ड ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। देखो अगर राजस्थान में पान मसाला का बंदा कर रहा है तो पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा सेक्शन 10 को ऑप्ट नहीं कर सकता, बट अगर ये ट्रेडिंग वाला बंदा है तो वो सेक्शन 10 को ऑप्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरर ऑप्ट नहीं कर सकता और वो सेम स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहा, दैट इज वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहा, इसके लिए ये जो मोहन एंटरप्राइजेस है ये कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। फिर सुगम मैन्युफैक्चरर्स एक का रजिस्टर्ड बिजनेस है पंजाब और हरियाणा में, और वो सेल कर रहे हैं गुड्स को इन नेबरिंग स्टेट, यानी कि मैं बोलूं वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो भैया तुम सेक्शन 10 को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। समझा क्या? फिर उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन आता है, आपको टैक्स कितना पेबल आ रहा है वो बताने का है। उसका टर्नओवर, एक बंदा था स्वामीनाथ, शूज बेचने का बिजनेस करता था 1 अप्रैल को, उसका टर्नओवर अप्रैल से जून तक के लिए था 20 लाख। देखो सिर्फ शूज बेच रहा है तो 40 लाख तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है। उसने, उसका जुलाई से सितंबर का टर्नओवर था 100 लाख, 1/4 था उसका टर्नओवर इन ईच ऑफ द क्वार्टर जीएसटी के अंदर क्या था? एग्जेम्प्ट। वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल था, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया 1 जुलाई से। देखो 40 लाख तक टैक्स नहीं दो चलेगा गवर्नमेंट को, बट अगर तुमने एक बार रजिस्ट्रेशन लिया तो जब रजिस्ट्रेशन लिया वहां से तुम लोग लायबल हो गए टैक्स देने के लिए। तो यहाँ पे भले ही देखो टोटल टर्नओवर 20 लाख था और वो चाहता तो 20 लाख तक टैक्स नहीं देता तो भी चलता, बट रजिस्ट्रेशन लिया तो टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो मैन्युफैक्चरर है, ये अज्यूम करके टैक्स बताओ कितना आएगा, तो सिंपल है, मैन्युफैक्चरर टैक्स पे करेगा 100 लाख का 1%, यानी कि उसके लिए टैक्स कितना आएगा? 1 लाख रुपीज का टैक्स आएगा। क्या आपका आंसर अलग होगा अगर स्वामीनाथ क्या है? ट्रेडर। देखो जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स किसके ऊपर पे करते हैं? मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ टर्नओवर के ऊपर पे करते, तो उसने कितना पे किया? 100 लाख का 1%, 1 लाख। अभी 1 लाख के अंदर 0.5 सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी है। बट अगर वो ट्रेडर है ना, तो ट्रेडर कौन सी अमाउंट का टैक्स पे करता है? टैक्सेबल टर्नओवर का 1% पे करेगा। अच्छा देखो ना, टोटल 100 लाख का टर्नओवर है जिसमें से टैक्सेबल क्या ना, इसे 75 लाख आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 25% यानी कि किधर गया रहे वो, देखो 25% यानी कि यहाँ पे 1/4 एग्जेम्प्ट है ना, तो 1/4 यानी कि उसका 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 लाख कौन से कैटेगरी के अंदर जाएगा? एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो 75 लाख पे कितना टैक्स आएगा? 1%। वो कितना आता है? 75,000। अगर मैं 75,000 को आधा कर दूं तो 3,000, 37,500, 37,500 ईच ट्रेडर पे करेगा। समझा क्या? समझा? कितने क्वेश्चन हो गए अपने? क्वेश्चन 12, यानी कि अपन ने यहाँ पे आरसीएम के ऊपर 5 क्वेश्चन देखे और सेक्शन 10 के ऊपर लगभग अपन ने 7 क्वेश्चन देखे। और गाइस ट्रस्ट मी, अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से किए तो आपका एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला था मैं आप सभी को? 7A। कौन सा क्वेश्चन है? 7A। उसके आपके 7 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे सिक्योर। हाँ या नहीं? मजा आ रहा है या नहीं पढ़ने में? कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं? अरे तुम लोग सब वीडियो देखते हो, थोड़ी इतनी लाइक कम क्यों आती रहे? एक बड़े भाई के लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या? लाइक करने का कर दो ना लाइक, और कमेंट कर दो ना
जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है भैया, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तुम्हारी एग्जाम जब तक आती नहीं ना दिसंबर में, तब तक रोज कोई ना कोई वीडियो लेके आऊंगा मैं जीएसटी के लिए। और गाइस अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आप लोग एक भंडार मिस कर रहे हो सीएमए का, जिसके अंदर ये चैनल पे आपको ढेर सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको जीएसटी का मिलेगा, टैक्सेशन का मिलेगा, लॉ का सत्ती सर का मिलेगा, कॉस्टिंग का प्रणय सर का मिलेगा, अकाउंट्स का स्नेहा मैम का भी मिलेगा आप लोगों को। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने हर एक दोस्त जिनका सीएमए का अटेम्प्ट दिसंबर 25 में, ये चैनल सब्सक्राइब करो उनके साथ, उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे ये चैनल के थ्रू, आपको थैंक यू बोलेंगे, वो भगवान आपके ऊपर दया करेगा, सॉरी दुआ करेगा, जो भी बात है। क्लियर है? चलो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप सीएमए का अमेजिंग कंटेंट मिस ना करो। क्लियर है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल सून, बाय बाय।